ऋषि ने रोशनी के पास आकर कहा, चलें। रोशनी ने कुछ सोचते हुए ऋषि की तरफ नजर उठाकर देखा और सिर्फ हम में जवाब दिया और खड़े होकर ऋषि के साथ चली गई। टेरेस पर पहुंचकर रोशनी ने ऋषि से कहा, अब तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? सारी बातें तो हम लंच पर कर चुके हैं। ऋषि ने पीछे मुड़ते हुए रोशनी से कहा, जानता हूं, पर मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो मैं तुमसे क्लियर करना चाहता हूं और तुमसे एक वादा लेना चाहता हूं। रोशनी ने कहा, सवाल? कैसे सवाल? और तुम मुझसे क्या वादा लेना चाहते हो? ऋषि ने रोशनी की तरफ देखते हुए कहा, सवाल यह है कि क्या तुम पूरी जिंदगी इस नाम की शादी के साथ बिता पाओगी? रोशनी ने अपनी नजर झुकाते हुए कहा, नहीं जानती मैं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मुझे इस नाम की शादी के साथ पूरी जिंदगी रहना ही होगा। ऋषि ने कुछ देर शांत होने के बाद कहा, मैं तुमसे वादा करना चाहता हूं। कैसा वादा? रोशनी ने ऋषि से पूछा। शादी के बाद जब भी तुम इस शादी से छुटकारा पाना चाहोगी, उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी जीने से कभी नहीं रोकूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, ऋषि ने रोशनी से कहा। ऋषि की बात सुनकर रोशनी ने एकदम से ऋषि की आंखों में देखा। उस वक्त रोशनी की आंखों में आंसू भी थे। ऋषि की आंखों में देखकर रोशनी ने कहा, और तुम क्या वादा लेना चाहते हो मुझसे? ऋषि ने अपना मुंह मोड़ते हुए कहा, मैं तुमसे ये वादा लेना चाहता हूं कि तुम कभी भी मुझसे पत्नी होने का अधिकार नहीं मांगोगी। करो मुझसे वादा। रोशनी ने कहा, वादा? मैं तुमसे कभी भी अपनी पत्नी होने का अधिकार नहीं मांगूंगी। मैं तुमसे एक और वादा लेना चाहती हूँ। क्या? ऋषि ने रोशनी की आंखों में देखकर कहा। रोशनी ने कहा, वादा करो मुझसे कि जो हर पति अपनी पत्नी से चाहता है, वो तुम मुझसे कभी नहीं चाहोगे और तुम मुझसे पत्नी होने का फर्ज कभी नहीं मांगोगे। वादा करता हूं तुमसे, ऋषि ने कहा। तभी वहां दीप रोशनी और ऋषि को बुलाने आ गया। दीप ने आकर ऋषि से कहा, ऋषि, नीचे सब बुला रहे हैं, देर हो रही है, चलें। ऋषि ने कुछ ना कहकर रोशनी को देखकर वहां से चला गया। रोशनी ऋषि को जाते हुए ही देख रही थी, तभी दीप ने कहा, रोशनी, तुम भी चलो। रोशनी ने दीप से कहा, आप चलिए, मैं आए जीजू। दीप वहां से चला गया। रोशनी वहीं खड़े ऋषि के बारे में सोच रही थी। कहीं ना कहीं ऋषि के जाने का दुख रोशनी के मन में था और ऋषि के भी मन में रोशनी से दूर जाने का दर्द था। अनिका और दीप की फैमिली सबसे पहले अनिका के घर गई क्योंकि अनिका की विदाई उसके घर से ही होने वाली थी। वहां से विदाई शुरू हुई। अनिका अपने हाथ में ज्वार लिए थी। अनिका की मां पीछे झोली फैलाकर चल रही थी। अनिका पीछे ज्वार फेंकते फेंकते रो रही थी और अनिका की मां भी रो रही थी। सभी लोग बहुत इमोशनल थे। अनिका के घर वाले अनिका से मिल रहे थे। अनिका की मां ने दीप की मां से कहा, भाभी जी, मेरी बेटी से अगर कोई भी गलती हो जाए तो उसे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा। दीप की मां ने अनिका की मां से कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब अनिका हमारी बेटी है, वो हमारे घर में बेटी बनकर रहेगी। आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। हम अनिका को बहुत खुश रखेंगे। और हाँ, आप सबको रिसेप्शन पर जरूर आना है। हम सब आपका इंतजार करेंगे। आप आएंगे तो अनिका को भी अच्छा लगेगा। तभी दीप की मां ने रोशनी की मां से कहा, और भाभी जी, आपको भी आना है। अगर आप नहीं आए ना तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। देख लीजिएगा, हम भी रोशनी की शादी में नहीं आएंगे फिर। और हाँ, रोशनी को जरूर लेकर आएगा। इसी बहाने ऋषि और रोशनी भी मिल लेंगे। क्यों ऋषि? ऋषि ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें नीचे कर ली। रोशनी की मां ने दीप की मां से कहा, हम जरूर आएंगे और रोशनी भी आएगी। तभी दीप ने कहा, चलिए मां, देर हो रही है। तभी सिद्धार्थ ने दीप से कहा, देखिए तो कितनी जल्दी हो रही है इसे अनिका को ले जाने की। सभी लोग हंसने लगे। सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। ऋषि और रोशनी एक दूसरे को ही देख रहे थे। एक दूसरे से दूर जाने की तकलीफ कहीं ना कहीं उनके मन में थी। बस वो ये एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे थे। ऋषि ने गाड़ी मोड़ दी और शीशे में से रोशनी को ही देख रहा था। रोशनी भी शीशे से ऋषि को देख रही थी। ऋषि ने गाड़ी चालू करी और वहां से निकल गया। जाती हुई गाड़ी को रोशनी तब तक देखते रही जब तक कि गाड़ी दिखना बंद नहीं हो गई। सबके चले जाने के बाद अनिका की मां रो रही थी। रोशनी की मां ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, भाभी जी, शांत हो जाए, अभी आप 2 दिन बाद अनिका से मिलने ही वाली हैं। जी भर की बातें कर लेना उससे। आइए अंदर चलिए। वहीं अनिका के पिता भी रो रहे थे। रोशनी के पिता ने उन्हें भी शांत करते हुए कहा, भाई साहब, आप ही रोएंगे तो भाभी जी को कौन संभालेगा? चलिए अंदर, थोड़ा आराम कर लीजिए, आइए। सभी लोग घर में जा चुके थे। बैठक में बैठे हुए बातें कर रहे थे।
अनिका की मां ने थोड़ा दुखी होते हुए कहा, अनिका के बिना ये घर कितना सुना लग रहा है। न जाने उसके बिना हम कैसे रहेंगे। और आज आप भी चले जाएंगे तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। आप अभी कुछ दिन और रुक जाए ना। आप हमारे साथ ही मुंबई चल जाए। रोशनी की मां ने अनिका की मां से कहा, भाभी जी, हम जरूर रुक जाते लेकिन इनका काम भी है। रिसेप्शन पर भी रोशनी, मैं और रोशनी की दादी ही जाएंगे। इनको अब छुट्टी नहीं मिलेंगी। आप आइएगा ना हरिद्वार। भाई साहब, भाभी जी को लेकर जरूर आइएगा हरिद्वार। अनिका के पिता ने कहा, भाभी जी, अब तो रोशनी की शादी पर ही आना होगा। शादी के चक्कर में मेरा काम भी बहुत पेंडिंग पड़ा है। अभी उसको पूरा करेंगे तभी तो रोशनी की शादी में आ पाएंगे। तभी रोशनी हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए आए और सबको चाय देकर बोली, चलिए गर्मा गर्म चाय पीजिए। बहुत रोना हो गया। अब मीठी मीठी चाय पीजिए और प्यारी सी स्माइल कीजिए। वाह, मैंने तो शायरी कर दी। रोशनी सभी को हंसाने की कोशिश कर रही थी। रोशनी की बातों से सबके फेस पर स्माइल भी आ गई थी। अनिका की मां ने कहा, रोशनी से इस घर में रौनक है। आप रोशनी को ले जाएंगे तो हमारा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। आप रोशनी को यहीं छोड़ जाइए। रोशनी की शादी करने फिर आ जाना इधर। रोशनी की मां ने अनिका की मां से कहा, भाभी जी, इसके बिना हमारा दिल बिल्कुल भी नहीं लगेगा वहां। और इसके बाबा उसको लिए बिना यहां से हिलेंगे तक नहीं। जब तक इसकी मीठी मीठी बातें ना सुन लेना तब तक इसके बाबा को नींद नहीं आती। रोशनी है ही इतनी प्यारी कि जहां जाती है अपना प्यार फैला देती है। सबको अपनी आदत लगा देती है। ऋषि बहुत नसीब वाला है जो उसको रोशनी मिली। ऋषि का नाम सुनकर रोशनी की आंखें नीचे झुक गई। वहीं ऋषि गाड़ी चलाते चलाते रोशनी के ही बारे में सोच रहा था। रोशनी का चेहरा बार बार ऋषि की आंखों के सामने आ रहा था। रोशनी का हंसना, रोशनी का शरारत करना बार बार ऋषि की आंखों के सामने आ रहा था, जिसकी वजह से ऋषि के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। सभी लोग घर पहुंच गए। ऋषि की फैमिली पहले दीप के घर गई, जहां पर अनिका का गृह प्रवेश हो रहा था। दीप और अनिका घर की चौखट पर खड़े थे। दीप की मां ने आरती की थाल हाथ में ले रखा था और जमीन पर आलता से भरा हुआ थाल रखा था, जिसमें अनिका अपने पैर डुबोकर घर में आने वाली थी। दीप की मां ने अनिका और दीप की आरती उतारी और उन दोनों को टीका लगाकर अंदर आने के लिए कहा। अनिका ने सबसे पहले चावल से भरा लोटा अपने पैर से नीचे गिराया, उसके बाद आलते की थाल में अपने पैरों को रखकर पैरों की छाप छोड़ते हुए अंदर आ गई। अनिका और दीप को सबसे पहले मंदिर में माथा टिकाने के लिए ले जाया गया। उसके बाद अनिका और दीप की रस्में शुरू हुई, जिसमें अनिका और दीप को दूध से भरे बर्तन में से अंगूठी ढूंढकर निकालनी थी। जिसे भी वो अंगूठी मिलेगी उसी की चलेगी, ऐसा सभी औरतों का कहना था। दीप और अनिका अंगूठी ढूंढने में लग गए। तभी दीप ने अनिका का हाथ पकड़ लिया। अनिका दीप को इशारे में हाथ छोड़ने के लिए कह रही थी, पर दीप ने अनिका को सताते हुए हाथ और कसकर पकड़ लिया। जैसे तैसे अनिका ने अपना हाथ छुड़ाया और दोनों अंगूठी ढूंढने में फिर लग गए। अंगूठी अनिका के हाथ लगी। अनिका ने अंगूठी बाहर निकाली तो सभी तालियां बजाते हुए बोले, अब तो अनिका की चलेगी। तभी ऋषि की दादी ने कहा, अरे रुको रुको, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी तो यही 2 बार और होगा। जिसका तीसरी बार में निकलेगा या जिसका सबसे ज्यादा बार होगा वही इस खेल का विजेता होगा। चलो 2 बार और करो अभी। दूसरी बार दीप ने अंगूठी निकाली और जब तीसरी बार किया गया तो अंगूठी अनिका के हाथ लगी। ऋषि की मां ने अनिका से कहा, क्या बात है बेटा, अब तो तुम्हारी ही चलेगी। तुम्हारे इशारों पर नाचेगा दीप। सभी लोग हंसने लगे। बाकी और सभी रस्में पूरी होने के बाद सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी ऋषि की मां ने दीप की मां से कहा, चलिए भाभी जी, अभी हम घर जाते हैं। हम शाम को फिर आ जाएंगे। अभी आप सब भी थोड़ा आराम कीजिए। दीप की मां ने कहा, ठीक है भाभी जी, शाम को जरूर आ जाना और खाना भी आपको यही खाना है। ऋषि की फैमिली भी अब घर के लिए निकल चुकी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वहीं रोशनी और उसकी फैमिली भी अब हरिद्वार के लिए निकल रही थी। शाम 4 बजे की उनकी ट्रेन थी। रोशनी की मां ने अनिका की मां से कहा, चलिए भाभी जी चलते हैं। अनिका की शादी में आकर बहुत अच्छा लगा। अब आपको रोशनी की शादी में 15 दिन पहले आना होगा। मैं अकेले तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। अनिका की मां ने कहा, जरूर आएंगे। रोशनी हमारी ही तो बेटी है। भला अपनी बेटी की शादी में क्यों नहीं आएंगे, और अपनी जिम्मेदारी को भी निभाएंगे। आते रहिएगा भाभी, आप आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अनिका की दादी ने रोशनी की दादी से कहा, इमली, अपना ख्याल रखना और जाकर जल्दी से रोशनी की शादी का मुहूर्त निकलवा देना ताकि हम जल्दी से हरिद्वार आ सके। और हाँ, फोन करती रहना।
वैसे तो हम अनिका के रिसेप्शन पर मिलने ही वाले हैं। रोशनी की दादी ने कहा, हाँ 2 दिन बाद तो हम मिलने ही वाले हैं। पर फिर भी तेरी बहुत याद आएगी। तू भी अपना ख्याल रखना और जाकर जल्दी तुझे खुशखबरी सुनाती हूँ, रोशनी और ऋषि की शादी के मुहूर्त की। रोशनी अनिका की फैमिली से मिली और अब वे लोग रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। ट्रेन में बैठकर रोशनी की फैमिली अब अपने घर को रवाना हो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अपने घर का दरवाजा खोलते हुए रोशनी ने कहा, कितने दिनों बाद घर को देखा है। कितना अच्छा लग रहा है ना घर आकर। अनिका के बाबा ने कहा, हाँ भाई, अपना घर तो अपना घर ही होता है। चाहे जितना मर्जी आराम कर लो, असली आराम तो अपने घर में ही मिलता है। तभी रोशनी की दादी ने कहा, बस अब तो एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना, जो मजा दे। रोशनी की मां ने कहा, मान जी, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। तभी रोशनी ने खड़े होकर अपनी मां को रोकते हुए कहा, रुकिए मां, आप बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर रोशनी रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। तभी रोशनी की दादी ने रोशनी के पिता से कहा, सुरेश बेटा, कल ही पंडित जी को बुला लेना, शादी का मुहूर्त निकलवाना है। ऋषि के घर वालों ने कहा है कि शादी का मुहूर्त हरिद्वार के पंडित से ही निकलवाएं। तो तुम कल पंडित जी को बुला लेना, हम शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। रोशनी के पिता ने कहा, जी माँ, मैं कल ही पंडित जी को बुला लेता हूँ और एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। रोशनी की मां ने उदास होते हुए कहा, मैंने तो जब से भाभी जी को अनिका की विदाई पर रोते हुए देखा है ना, तब से मैं तो डरी हुई हूँ। ना जाने मैं अपनी रोशनी को कैसे विदा करूंगी। इसके बिना तो घर की रौनक ही चली जाएगी। रोशनी की दादी ने कहा, क्या ही कर सकते हैं, बेटा तो होती पराया धन है। एक ना एक दिन तो रोशनी को शादी करके जाना ही है। हम तो सिर्फ इन्हें कुछ समय के लिए पालते हैं। इनका असली घर तो इनका ससुराल ही है। तभी रोशनी वहां से चाय की ट्रे लेकर आए और सबको चाय दी और बोली, लीजिए दादी, चाय पीजिए। दादी ने रोशनी को अपने पास बिठाते हुए कहा, इधर आ, इधर बैठ, तेरे जाने के बाद हमें इतनी अच्छी चाय बनाकर कौन पिलाएगा। रोशनी ने कहा, माँ बनाकर पिलाएंगी, आखिर मैंने चाय बनाना माँ से ही तो सीखा है ना माँ। और वैसे भी आप ही सब मेरे पीछे पड़े थे ना, मेरी शादी करने के लिए। अब भूख तो, जब मेरी चाय को मिस करोगे ना, तब याद आएगी मेरी, और फिर पछताओगे कि हमने क्यों करी रोशनी की शादी। उसको अपने पास ही रखना था ना। फिर देखना, जब बुलाओगे ना, मैं तब भी नहीं आऊंगी। रोशनी के पिता ने कहा, अगर हमारा बस चलता ना, तो हम तो तुझे कहीं जाने ही नहीं देते, पूरी जिंदगी अपने पास ही रखते। पर यही जिंदगी का दस्तूर है, क्या ही कर सकते हैं। तभी रोशनी की मां ने कहा, रोशनी, अब जाओ और जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं खाना तैयार करती हूँ। फिर खाना खाकर सब आराम से सो जाना। रोशनी ने अपनी माँ से कहा, माँ, पहले आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, आप भी तो थक गई होंगी ना। या फिर चलिए, मैं भी आपके संग किचन में हेल्प करूंगी। जल्दी से खाना बनाकर जल्दी से खाकर फिर आराम से सो जाएंगे। रोशनी की माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं बना लूंगी, 5 मिनट लगेंगे मुझे खाना बनाने में। रोशनी ने कहा, नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, चलिए। रोशनी की माँ ने कहा, अच्छा बाबा, चलो, बहुत जिद्दी हो तुम। रोशनी ने मजाक करते हुए कहा, हूं तो अपनी दादी की पोती ही ना, तो जिद्दी तो होंगी ही। रोशनी की दादी ने हैरान होते हुए कहा, क्या बोला तूने अभी? रुक, अभी बताती हूँ तुझे। रोशनी हंसते हुए और दादी को चिढ़ाते हुए वहां से भाग गई। फिर रोशनी की दादी और माँ और पिता ये तीनों हंसने लगे और रोशनी के पिता ने कहा, बहुत शैतान है हमारी रोशनी। वही ऋषि की फैमिली अपने घर पहुंच चुकी थी। ऋषि अपनी फैमिली को घर के बाहर छोड़कर अपनी माँ से बोला, माँ आप सब चलिए, मैं अभी आता हूँ, मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है। ऋषि की माँ ने कहा, पर बेटा तुम थके हुए हो, आओ पहले थोड़ा आराम कर लो फिर चले जाना ऑफिस। नहीं माँ, मैं बस अभी जाकर आता हूँ, आप सब आराम करिए, आप शाम को तैयार रहना, मैं ऑफिस से आकर आप सबको सीधा वही ले जाऊंगा। अगर मुझे आने में लेट हो जाए तो आप सब चले जाएगा, मैं सीधा वहीं पहुंच जाऊंगा, ऋषि ने कहा। तभी ऋषि के डैड ने कहा, ऋषि चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलता हूँ। ऋषि ने अपने डैड से कहा, डैड आप थके हुए हैं, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। चलो ठीक है बेटा, अगर मेरा कुछ काम लगे तो मुझे कॉल कर देना, मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा, ऋषि के डैड ने कहा। ओके डैड, ऐसा कहकर ऋषि वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। वही रोशनी अपनी माँ के साथ किचन में खाना बनाने में मदद कर रही थी। रोशनी ने कहा, माँ वैसे ऋषि जीजू की फैमिली बहुत अच्छी है, अनिका दीदी वहां पर बहुत खुश रहेंगी, है ना माँ?
रोशनी की मां ने कहा, हम वो लोग बहुत अच्छे हैं। अनिका को बहुत खुश रखेंगे और अनिका भी बहुत समझदार है, अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहेगी। रोशनी, तुझसे एक बात पूछूं? मां पूछिए ना, रोशनी ने काम करते करते अपनी मां से कहा। तू ऋषि से शादी करने के लिए दिल से तैयार है ना? कहीं अपनी दादी की जिद के कारण तो नहीं कर रही है ना? रोशनी की मां ने रोशनी की तरफ देखते हुए कहा। अपनी मां की बात सुनकर रोशनी के हाथ रुक गए और रोशनी अपनी मां से नजरें चुराते हुए बोली, हाँ मां, मैं शादी के लिए दिल से तैयार हूं। पहले मैं सिर्फ दादी की जिद के कारण ही शादी कर रही थी, पर मैं और ऋषि ने सोचा है कि हम दोनों ही दूसरे को एक मौका देंगे। रोशनी की मां रोशनी के पास आकर और उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, तुम दोनों ने बहुत सही सोचा है। बेटा देखना, शादी के बाद तुम दोनों बहुत खुश रहोगे और ऋषि तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ऋषि बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने दिनों में मैंने ऋषि को अच्छे से जान लिया है। वह तुम्हारा साथ हमेशा देगा। अपनी मां की बात सुनकर रोशनी ने अपने मन में सोचा, मां, ऋषि है तो बहुत अच्छा लड़का, पर मैं उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि यह शादी मैं अपने दिल से बिल्कुल भी नहीं कर रही। मैंने आपसे झूठ बोला मां, मुझे माफ कर दीजिएगा। रोशनी की मां ने कहा, चल अब जल्दी से खाना तैयार करते हैं, आज सभी को जल्दी भूख लगेगी। रोशनी और उसकी मां ने जल्दी से खाना तैयार किया और डाइनिंग टेबल पर सभी लोग खाना खाने बैठ गए। खाना खाते वक्त सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी रोशनी के बाबा ने रोशनी की दादी से कहा, मां, मैंने अभी पंडित जी को फोन किया था और उनसे बोल दिया है कि वह कल यहाँ आ जाए और अच्छा सा मुहूर्त निकाल दें। वह कल आ जाएंगे। रोशनी की दादी ने रोशनी के बाबा से कहा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। कल ही एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर ऋषि की फैमिली को बता दूंगी और बाकी सब डिसाइड कर लेंगे मिलकर। मैं तो कहती हूँ 2 दिन बाद तो हम जा ही रहे हैं मुंबई, वहीं सब बैठकर सब बातें कर लेंगे। हो सके तो तुम भी चलो हमारे साथ। रोशनी के बाबा ने कहा, माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा चलने की, पर अभी जब कल ऑफिस जाऊंगा तभी ही बता पाऊंगा कि जा सकता हूं या नहीं। चलो ठीक है बेटा, तुम पता करके बता देना, दादी ने रोशनी के बाबा से कहा। वही ऋषि जैसी ऑफिस में एंटर हुआ, ऑफिस के सभी कॉलीग खड़े होकर गुड इवनिंग सर कहने लगे। तभी ऋषि का मैनेजर ऋषि के पास आकर बोला, सर, आपको इतने दिनों बाद ऑफिस में देखकर बहुत अच्छा लगा। ऋषि ने एक स्माइल के साथ मैनेजर से कहा, थैंक यू। मेरे केबिन में जल्दी से मिस्टर खन्ना की फाइल लेकर आओ। ऐसा कहकर ऋषि सीधे अपने केबिन में चला गया। मैनेजर ने कहा, ओके सर, मैं अभी लाता हूँ। मैनेजर फाइल लेकर ऋषि के केबिन के बाहर नोक करते हुए बोला, मे आई कमिंग सर? कमिंग, ऋषि ने कहा। मैनेजर ने ऋषि को फाइल दी। ऋषि कुछ देर तक फाइलों के पन्ने पलटते हुए फाइल को देखने लगा और मैनेजर को देखकर बोला, अभी तक मिस्टर खन्ना का पेमेंट क्लियर नहीं हुआ है। कब तक होगा? जाने से पहले मैंने तुम्हें कहकर भी गया था कि मेरे आने तक ये पेमेंट क्लियर कर देना, तभी तक क्यों नहीं हुआ है? एक्चुअली सर, मिस्टर खन्ना का पेमेंट भी कहीं से रुका हुआ है, इस वजह से हमारा पेमेंट क्लियर नहीं हो पाया। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आज फिर मिस्टर खन्ना को कॉल करके याद दिलाता हूँ, मैनेजर ने कहा। ऋषि ने कहा, और अभी काम काफी पेंडिंग है और अभी दीप ऑफिस नहीं आ पाएगा, इसलिए तुम सभी कॉलीग को जाकर कह दो कि वर्कलोड ज्यादा होगा और हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाए। मैनेजर ने कहा, ओके सर, मैं कह दूंगा। सर, आपको एक बोलनी थी, ऋषि ने फाइल में देखते हुए बोला। बोलो। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, दीप सर ने बताया कि आपका रोका हो गया है, सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसे ऑफिस में मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया है, वरना सभी आपको इस चीज की बधाइयां देते। ऋषि ने मैनेजर को हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, थैंक यू। अब आप जाए और जल्दी से मिस्टर खन्ना से बात कीजिए। मैनेजर ओके कहता हुआ वहां से चला गया। मैनेजर की बात सुनकर ऋषि के दिमाग में फिर से रोशनी के ख्याल आने लगे और वह रोशनी के बारे में सोचने लगा। जूते छुपाई पर हुए मोमेंट को याद करने लगा। जब ऋषि रोशनी के ख्यालों में खोया हुआ था, तभी अचानक से ऋषि के फोन की घंटी बजती है, जिस पर ऋषि की मां का कॉल था। ऋषि ने कॉल रिसीव किया और हेलो कहते हुए बोला, बोलिए मां। ऋषि की मां ने कहा, बेटा तुम घर कब आओगे? आकर थोड़ा आराम कर लो, फिर रात को दीप के घर भी जाना है। जब से आए हो तुमने 1 मिनट भी आराम नहीं किया है। ऑफिस का काम कल देख लेना। ऋषि ने अपनी मां से कहा, मां, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे इतनी थकावट हुई नहीं है, मैं रात को आराम कर लूंगा। और मां, आप सब रेडी होकर दीप के घर चले जाना, मैं सीधा वहीं पहुंच जाऊंगा।
पहले मैं घर आकर फ्रेशन अप होकर फिर दीप के घर आ जाऊंगा। ऋषि की मां ने कहा, ठीक है बेटा, रखती हूं। ओके मां, कहकर ऋषि ने फोन काट दिया। वही काम करते करते ऋषि को अब 8 बज चुके थे। ऋषि ने जब अचानक से घड़ी में देखा तो वह बोला, ओह नो, पता ही नहीं चला कि 8 बजे कब बज गए। अब मैं निकलता हूं, वरना मां गुस्सा करेगी। ऐसा कहकर ऋषि वहां से अपना कोट उठाकर और अपना फोन लेकर और गाड़ी की चाबी लेकर वहां से चल दिया। अपने केबिन से बाहर निकलकर मैनेजर से बोला, मैं घर जा रहा हूं। तुम सब थोड़ी देर काम करके अपने घर चले जाना। बाकी का काम कल देख लेंगे। और हाँ, तुम्हारी मिस्टर खन्ना से बात हुई? मैनेजर ने कहा, यस सर, मेरी बात हो गई है। वह कल पूरा पेमेंट क्लियर कर देंगे। ओके, कल पेमेंट आते ही मुझे इन्फॉर्म करना। ऐसा कहकर ऋषि वहां से चला गया और गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर निकल गया। घर पर सभी लोग दीप के घर जा चुके थे। जैसे ही ऋषि घर पहुंचा, सर्वेंट ने आकर ऋषि से कहा, सर, सभी लोग दीप सर के घर जा चुके हैं। ऋषि ने कहा, जानता हूं। सर, आप कुछ लेंगे? सर्वेंट ने ऋषि से पूछा। ऋषि ने सर्वेंट से कहा, नहीं, मैं अभी फ्रेशन अप होकर दीप के घर ही जा रहा हूं। ऐसा कहकर ऋषि सीधे अपने रूम में चला गया। रूम में जाकर ऋषि अपने बाथरूम में गया, शावर ऑन करके आंखें बंद कर शावर के नीचे खड़ा हो गया और रोशनी के बारे में सोचने लगा। शावर लेकर ऋषि बाथरूम से बाहर आया और कपड़े पहनने लगा। तभी दीप का कॉल ऋषि के फोन पर आया। ऋषि ने कॉल उठाया तो दीप ने ऋषि से कहा, तू कब आ रहा है? मैं कब से तेरा वेट कर रहा हूं। ऋषि ने दीप से कहा, बस मैं तैयार हो रहा हूं, थोड़ी देर में तेरे घर पहुंचता हूं। दीप ने ओके कहकर फोन रख दिया। ऋषि तैयार हुआ और दीप के घर के लिए निकल गया। ऋषि दीप के घर पहुंचा तो सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। ऋषि को देखकर सिद्धार्थ ने कहा, ऋषि आ गए तुम? हम सब कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। वो ऑफिस में कुछ काम था तो मैं वही चला गया था, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। वैसे दीप नजर नहीं आ रहा, कहाँ है दीप? ऋषि ने कहा। सिद्धार्थ ने मजाक करते हुए कहा, वह अब हमारे साथ क्यों बैठेगा? वो तो अनिका भाभी के साथ रूम में है। तभी दीप और अनिका वहां से आ गए और दीप ने आकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अनिका कुछ सामान जमा रही थी अलमारी में, मैं बस उसकी मदद कर रहा था। ये सिद्धार्थ तो कुछ भी बोलता है। तभी सिद्धार्थ ने कहा, हम कैसे माने कि तू भाभी की मदद कर रहा था? तू अब रहने ही दे, जब तेरी शादी होगी ना तो तुझसे चुन चुन के बदले लूंगा, समझा? सिद्धार्थ और दीप की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तभी सिद्धार्थ ने ऋषि से कहा, तुम बताओ, तुम्हारी बात हुई रोशनी भाभी से? रोशनी का नाम सुनकर ऋषि ने अपनी नजरें झुकाकर बोला, नहीं। क्यों, तुझे रोशनी की याद नहीं आ रही क्या? आ भी रही होगी तो तू कौन सा हमें बताएगा? क्यों, सही कहा ना मैंने, दीप? सिद्धार्थ ने कहा। तभी दीप ने कहा, कह तो सही रहा है तू, आज पूरे दिन इसने रोशनी के बारे में ही सोचा होगा, बस मानने से इनकार करता है। ऋषि ने कहा, हो गया, तुम दोनों का जब देखो शुरू हो जाते हो। सिद्धार्थ और ऋषि हंसने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ देर बाद सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया। आज अनिका और दीप की फर्स्ट नाइट भी थी। तभी दीप और अनिका का रूम बहुत सुंदर सजाया गया था। पूरे रूम में फ्लावर लगवाए गए थे। अनिका और दीप के बेड पर गुलाब के फूलों से हॉट बनाया गया और व्हाइट टॉवल से हंस और हंसिनी के जोड़े बनाए गए थे। रूम देखने में काफी सुंदर लग रहा था। सभी लोगों का खाना होने के बाद दीप की मां ने अनिका को साइड में बुलाकर कहा, बेटा तुम जाओ रूम में, दीप अभी आता ही होगा। तभी ऋषि की मां ने अनिका से कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हें रूम तक छोड़कर आती हूँ। दीप की मां अनिका को रूम में ले गई। अनिका रूम को देखकर स्माइल करते हुए मन में कहने लगी, कितना प्यारा रूम सजाया है। ऋषि की मां ने अनिका से कहा, जाओ बेटा, अंदर जाकर बैठ जाओ, मैं अब चलती हूँ। ऐसा कहकर ऋषि की मां वहां से चली गई। अनिका रूम में बैठकर दीप का इंतजार करने लगी। वही सिद्धार्थ दीप को छेड़ते हुए बोला, जा भाई, अनिका भाभी तेरा वेट कर रही होंगी, और वैसे भी तू उतावला बैठा होगा अनिका भाभी के पास जाने के लिए। जा जा, हम तुझे नहीं रोकेंगे, आखिर आज तेरी फर्स्ट नाइट जो है। दीप स्माइल करते हुए और शर्माते हुए वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी ऋषि ने दीप को छेड़ते हुए कहा, अच्छा सुन, ऑल द बेस्ट। सिद्धार्थ और ऋषि जोर से हंसने लगे। दीप ने उन दोनों से कहा, हंस लो जितना हंसना है, जब तुम्हारा टाइम आएगा ना तो मैं भी ऐसे ही मजे लूंगा। चलता हूं, अनिका मेरा वेट कर रही होगी। सिद्धार्थ और ऋषि ने दीप की बात सुनकर दोनों ने एक साथ कहा, ओहो, इंतजार कर रही होगी। क्या बात है? दीप हंसते हुए अपने रूम की तरफ चला गया।
रूम में जाकर दीप ने देखा कि रूम बहुत सुंदर सजाया गया था और अनिका बेड पर बैठी दीप का इंतजार कर रही थी। दीप रूम में जाकर गेट बंद किया और अनिका के करीब जाने लगा। अनिका भी दीप को देखकर खड़ी हो गई और अपनी नजरें झुकाए खड़ी रही। दीप से बोली, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम्हारा आने का मन नहीं था क्या? दीप ने कहा, इस दिन का तो मैं कब से वेट कर रहा था और तुम्हें लगता है कि मेरा आने का मन नहीं होगा। मैं तुम्हारे पास आने के लिए तो तड़प रहा था। वो तो सिद्धार्थ और ऋषि मुझे आने ही नहीं दे रहे थे, मेरी टांग खिंचाई कर रहे थे। बस उसी में थोड़ा देर हो गई। वैसे तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? अनिका ने कहा, क्यों तुम नहीं जानते मैं तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही थी? दीप ने मजाक करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। बताओ ना। अनिका ने कहा, अच्छा, मैं तो तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रही थी कि मुझे बहुत नींद आ रही थी। चलो चलकर सोते। दीप ने अनिका से कहा, क्या तुम सोने के लिए इंतजार कर रही थी? फर्स्ट नाइट पर कौन सोता है? ओह, तो तुम्हें पता है कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। मैंने तो सोचा मेरे भोले पति को फर्स्ट नाइट के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। मेरा पति बहुत बोला है ना। अनिका ने दीप से मजे लेते हुए कहा। दीप ने अनिका से कहा, अरे वो तो मैं तुमसे मजाक कर रहा था। अनिका ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, हाँ पता है मुझे। ज्यादा टांग खिंचाई कर रहे थे ना, तो मैं कैसे तुम्हें छोड़ देती। आए बड़े मेरी टांग खिंचाई करने वाले। अनिका को हंसता हुआ देखकर दीप और करीब आने लगा। अनिका भी अब दीप की आंखों में देखने लगी और जैसे जैसे दीप अनिका के करीब आ रहा था, अनिका भी पीछे पीछे जा रही थी। पीछे जाते जाते रोशनी दीवार से टकरा गई। दीप ने रोशनी के दोनों तरफ अपने हाथ रख लिए और धीरे धीरे रोशनी के होठों के करीब जाने लगा। रोशनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। दीप रोशनी को किस करने ही वाला था। रोशनी ने दीप को धक्का देकर वहां से भाग गई और हंसने लगी। दीप ने अपनी कमर पर हाथ रखकर रोशनी से कहा, अच्छा, ज्यादा मस्ती आ रही है। अभी रुको, अभी बताता हूं तुम्हें। ऐसा कहकर दीप रोशनी के पीछे पीछे भागने लगा। रूम में भागते भागते दीप ने रोशनी के हाथ को पकड़कर खींच लिया, जिससे दीप का बैलेंस भी बिगड़ गया। रोशनी और दीप एक साथ दोनों बेड पर गिर गए। तभी दीप ने रोशनी से कहा, अब बताओ, अब कहाँ जाओगी? दीप ने रोशनी को बेड पर लेटाकर उसके दोनों तरफ हाथ रख दिए और बोला, ज्यादा चिढ़ा रही थी ना मुझे, अब यहां से जाकर दिखाओ। रोशनी ने रोमांटिक होते हुए कहा, अब मैं कहीं जाना भी नहीं चाहती। वहीं अब ऋषि की फैमिली दीप के घर से निकलने लगी। ऋषि की मां ने दीप की मां से कहा, चलिए भाभी जी, अब हम चलते हैं। अब सीधा रिसेप्शन पर ही मिलेंगे। हमारे लिए और कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। और हाँ, दीप और रोशनी को हमारे घर जरूर लेकर आइएगा। रिसेप्शन के बाद हम अपने घर पर रोशनी और दीप का और आपकी पूरी फैमिली का डिनर रखेंगे और आपको जरूर आना होगा। दीप की मां ने कहा, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, आप भी आते रहिएगा। आप आती हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। एक बड़ी बहन की तरह सब कुछ संभाल लेती हैं आप। दीप की शादी में अगर आप ना होती ना तो न जाने मैं क्या ही कर पाती। थैंक यू सो मच भाभी जी। अरे ये तो हमारा फर्ज था। ऋषि की शादी में आपको 15 दिन पहले हमारे घर ही आना होगा और वहीं रुकना होगा। मैं भी आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी। ऋषि की मां ने दीप की मां से कहा। दीप की मां ने कहा, जरूर आऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऋषि और ऋषि की फैमिली गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर निकल गए। ऋषि और ऋषि की फैमिली जैसे ही घर पहुंची तो रोशनी की दादी का कॉल आया। अभी ऋषि की फैमिली मेन एंट्रेंस के पास ही खड़ी थी। रोशनी की दादी का कॉल देखकर ऋषि की दादी ने कहा, अरे ये तो इमली का कॉल आ रहा है। तभी ऋषि की मां ने कहा, पूछिए ना मां, क्या कह रही है? रोशनी और ऋषि की शादी के बारे में ही कुछ बात करनी होगी। ऋषि की दादी ने कॉल उठाकर कहा, हेलो इमली, कैसी है? पहुंच गई हरिद्वार? इमली दादी ने कहा, हाँ, मैं तो कब की पहुंच गई। हम तो खाना पीना खाकर आराम कर रहे हैं। मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। तू कहीं सो तो नहीं गई थी ना? ऋषि की दादी ने कहा, अरे अभी कहाँ, अभी तो हम जस्ट दीप के घर से आ रहे हैं। तू बता, तू क्या कह रही थी? रोशनी की दादी ने कहा, सुरेश ने कल पंडित जी को बुला लिया है मुहूर्त निकलवाने के लिए। कल मुहूर्त निकलते ही मैं तुझे कुछ डेट बता दूंगी। उनमें से तुझे जो भी चुननी हो तो चुन लेना, और हाँ, जब हम रिसेप्शन पर आएंगे शादी की बाकी सारी बातें तभी ही कर लेंगे। सही रहेगा ना? ऋषि की दादी ने कहा, अरे बिल्कुल सही रहेगा। तूने बहुत अच्छा किया। तू कल कुछ अच्छी अच्छी तारीखें निकाल कर मुझे बता देना, फिर हम जैसे भी होगा आपस में डिसाइड कर लेंगे। और हाँ सुन, डेट जल्दी ही निकालवाना, ज्यादा शादी में देर नहीं होनी चाहिए। अब हमसे सब्र नहीं होता।
बस जल्दी से हमारी रोशनी बहू हमारे घर आ जाए। रोशनी की दादी ने कहा, तू चिंता मत कर, पर कुछ देर तो रुकना ही होगा ना, हमें भी तो तैयारी करने के लिए टाइम चाहिए। इमली, तू चिंता मत कर, सारी तैयारियां हो जाएंगी, तू बस मुझे कल डेट निकाल कर बता देना, फिर हम सब मिलकर डिसाइड कर लेंगे। चल रखती हूँ, ख्याल रखना अपना, ऋषि की दादी ने कहा। चल ठीक है, तू भी अपना ख्याल रखना, इमली दादी ने ऋषि की दादी से कहा। ऐसा कहकर दोनों ने फोन काट दिया। ऋषि की दादी ने ऋषि के डैड और माँ से कहा, इमली ने कहा है कि वो कल पंडित जी को बुलाकर कुछ तारीखें निकलवा लेगी और हमें बता देगी, फिर हम सब मिलकर आपस में डिसाइड कर लेंगे कि उनमें से कौन सी तारीख हमें रखनी है, और जब वो रिसेप्शन पर आएंगे तो शादी की बाकी बातें भी कर लेंगे हम सब बैठकर। क्यों, सही है ना? ऋषि के डैड ने ऋषि की दादी से कहा, बिल्कुल सही है माँ, 2 दिन बाद तो रिसेप्शन पर आने ही वाले हैं सभी, बातें तभी हो जाएंगी। पर क्या भाई साहब आएंगे? वो तो मना कर रहे थे आने से। दादी ने कहा, वो तो मैंने पूछा ही नहीं, सुरेश बेटे का आना तो बहुत जरूरी है, कल इमली जब मुझे फोन करेगी तब मैं पूछ लूंगी। चलो अब तुम सब जाकर सो जाओ, बहुत थके हुए हो। दादी के ऐसा कहने पर सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए। दादी भी अपने रूम में चली गई। ऋषि ने अपने रूम में जाकर अपने फोन को बेड पर फेंक कर बेड पर हाथ फैलाकर लेट गया और रोशनी के बारे में सोचने लगा। कहीं ना कहीं ऋषि रोशनी को बहुत मिस कर रहा था। वहीं रोशनी भी सोते हुए ऋषि को याद कर रही थी, ऋषि के साथ हुए हर मोमेंट को याद कर रही थी। वो उसे याद करते हुए इधर उधर करवटें बदल रही थी। अगली सुबह गंगा नदी का घाट, जहां सूरज अभी अपनी लालिमा चारों ओर फैला रहा था और काफी लोग गंगा नदी में डुबकियां लगा रहे थे। वहीं रोशनी गंगा किनारे बैठी गंगा मैया से बातें करते हुए बोली, गंगा मैया, मैंने तो आपको अपने घर वालों को समझाने के लिए कहा था कि वो मेरी शादी ना करें, आपने तो मेरा रोका तक करवा दिया। गंगा मैया, ऋषि में कुछ बुराई तो नहीं है, पर ऋषि और मेरी सोच कभी नहीं मिलती, जिस वजह से हम दोनों की बहुत लड़ाई होती है। बस इसीलिए मुझे उससे शादी नहीं करनी, और मेरा अभी शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है। पर मैं क्या करूं? दादी की जिद के कारण मुझे शादी करनी पड़ रही है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि ये शादी सिर्फ नाम की शादी होगी। मैं ऋषि से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, और जिससे हम प्यार ही नहीं करते हैं उससे शादी कैसे कर सकते हैं? और शायद मैं ऋषि से कभी प्यार कर भी नहीं पाऊंगी, और ना ही ऋषि मुझसे कभी प्यार कर पाएगा। शायद हम दोनों ही दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। पर इस नाम की शादी को ना चाहते हुए भी मुझे निभाना ही पड़ेगा। खैर, ये सब छोड़िए, आप ये बताएं कि इतने दिनों में आपने मुझे मिस किया कि नहीं? मैं तो आपके बहती लहरों को, इस हरिद्वार के मंदिरों में बज रही घंटियों की आवाजों को बहुत मिस किया। पता है, मैं तो जब से उदयपुर से वापस आई हूं ना, सिर्फ यही सोची जा रही हूं कि कब मैं आपके पास आऊं और आपसे खूब सारी बातें करूं। चलिए गंगा मैया, चलती हूं, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहकर रोशनी अपने घर की तरफ चली गई और रास्ते में हलवाई काका ने रोशनी से कहा, आ गई बिटिया तू, हम कब से तुझे याद कर रहे थे, तेरे बिना तो मेरी जलेबियों में स्वाद ही नहीं आ रहा था। ये वही हलवाई था जिसकी दुकान से रोशनी हमेशा जलेबियां खाया करती थी। रोशनी ने हलवाई काका से कहा, अरे काका, मैंने भी आपकी जलेबियों को बहुत मिस किया। पता है, वहां पर चाहे कितने भी पकवान हो, पर आपकी जलेबियों जैसा स्वाद मुझे वहां मिला ही नहीं। हलवाई ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो ये बता जलेबियां खाएगी? रोशनी ने खुश होते हुए कहा, जलेबियां? काका आपको पता है ना, मैं जलेबियों के लिए कभी ना नहीं करती। लाइए खिलाए जलेबियां। हलवाई ने दोने में रोशनी को जलेबियां रख दी। रोशनी ने पहले एक जलेबी उठाकर और जलेबी को देखकर अपनी जीभ को अपने होठों पर फेरा और जलेबी को सीधा अपने मुंह में डाला और जलेबी के स्वाद में रोशनी ने आंखें बंद करके कहा, वाह काका, आपकी जलेबियों का तो क्या ही कहना, मजा आ गया आपकी जलेबियां खाकर काका। ऐसे ही टेस्टी टेस्टी जलेबियां बनाते रहिए और रोशनी को खिलाते रहिए। आपकी दुकान पर बरकत हमेशा बनी रहेगी, रोशनी ने मजाक करते हुए कहा। रोशनी की बातें सुनकर हलवाई काका हंसने लगे और बोले, तेरी इन्हीं बातों को मैंने बहुत याद किया। अब तू आ गई है ना, तो हरिद्वार की गलियों में फिर रौनक आ गई है। रोशनी ने अपने सिर पर टैप करते हुए कहा, ओहो, मैं तो भूल ही गई, माँ ने मुझे दूध की थैली ले जाने को कहा था। सभी लोग चाय पीने के लिए बैठे होंगे। चलिए काका, मैं चलती हूँ वरना माँ मुझे बहुत डांटेंगी। फिर मिलती हूँ काका। ऐसा कहकर रोशनी वहां से चली गई। वो दूध की थैलियां लेकर रोशनी अपने घर पहुंची। आंगन में बैठी रोशनी की दादी ने रोशनी से कहा, आ गई तू गंगा मैया से बातें करके?
गंगा मैया से बातें करने में इतना खो जाती है कि तुझे ये भी याद नहीं रहा कि हम सब यहाँ चाय के लिए बैठे हैं। जा अपनी माँ को दूध की थैली देकर आ, ताकि वो चाय बना सके। दादी अभी जाती हूँ। वैसे भी जब तक आप चाय नहीं पी लेती ना तब तक आपका पारा हाई ही रहता है। रोशनी ने अपनी दादी से कहा। दादी ने रोशनी से कहा, अब जाती है कि उठूं? चल जा जल्दी। रोशनी भागते हुए किचन में अपनी माँ के पास चली गई और माँ से बोली, लीजिए माँ, दूध की थैली, और जल्दी से अपनी सास को चाय पिला दीजिए, उनका पारा हाई हो रखा है। रोशनी की माँ ने रोशनी से कहा, चुप कर, ऐसे नहीं कहते, दादी है तेरी। चल ये बता, आज नाश्ते में क्या खाएगी? आप तो कुछ भी बना दीजिए, आप जो भी बनाती है ना बड़ा ही स्वाद बनता है। रोशनी ने अपनी माँ को प्यार से पकड़ते हुए कहा। रोशनी की माँ ने मजाक करते हुए कहा, अच्छा तो फिर करेले के पकोड़े बना दूं? पकौड़ी तो बना दीजिए लेकिन उसमें करेले की जगह आलू डाल दीजिएगा, रोशनी ने अपनी माँ से कहा। रोशनी की बात सुनकर दोनों हंसने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वहीं ऋषि अभी तक अपने रूम में सोया हुआ था। ऋषि की माँ ऋषि के रूम में आई और विंडो से पर्दा हटाकर ऋषि से बोली, उठ जाओ ऋषि, सुबह हो गई है। धूप की किरणें जब ऋषि की आंखों पर पड़ी तो ऋषि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और नींद में अपनी माँ से बोला, माँ बस थोड़ी देर और। ऋषि की माँ ने कहा, और कितनी देर बेटा? 9 बजे बज चुके हैं, ऑफिस नहीं जाना क्या? टाइम सुनते ही ऋषि तुरंत खड़ा हो गया और बोला, क्या 9 बजे बज गए? 10 बजे तो मेरी अर्जेंट मीटिंग है। माँ आपने पहले क्यों नहीं जगाया? ऋषि की माँ ने कहा, अरे तुमने मेरे को बोला था क्या कि 10 बजे तुम्हारी मीटिंग है? अब जाओ जल्दी से नहा लो और नीचे नाश्ते के लिए आ जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ माँ, मैं अभी आता हूँ। ऐसे कहते हुए ऋषि सीधा बाथरूम में चला गया। वहीं रोशनी के घर पंडित जी आ चुके थे। रोशनी की दादी पंडित जी के पास बैठकर बोली, पंडित जी, मेरी पोती की शादी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। पंडित जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं अभी निकाल देता हूँ। रोशनी की दादी ने रोशनी की माँ से कहा, जा बहू, पंडित जी के लिए चाय बना ले आ। दादी के ऐसा कहने पर रोशनी की माँ चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। पंडित जी अभी मुहूर्त देख रहे थे और दादी उन्हें देख रही थी और बोली, क्या हुआ पंडित जी, अभी तक कोई मुहूर्त मिला नहीं क्या? पंडित जी ने कहा, मुहूर्त मिल गया। एक मुहूर्त 1 महीने बाद का है, जो बहुत ही शुभ है। इसके बाद तो शुभ मुहूर्त सीधे 8 महीने बाद ही है। हो सके तो 1 महीने बाद यानी 4 दिसंबर की तारीख ही रख लीजिए, ऐसा मुहूर्त दोबारा नहीं आएगा। रोशनी की दादी ने कहा, ठीक है पंडित जी, मैं एक बार ये दोनों तारीखें लड़के वालों को बताती हूँ, और जो सही लगेगा वही तारीख रख लेंगे। वैसे तो वो शादी जल्दी ही करेंगे। हमारी रोशनी को ले जाने के लिए वो लोग बहुत उत्सुक बैठे हैं। तभी किचन से रोशनी की माँ हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए आए और पंडित जी को चाय देते हुए बोली, लीजिए पंडित जी, चाय पीजिए। रोशनी की माँ बैठते हुए पंडित जी से बोली, पंडित जी, आप मेरी रोशनी के बारे में कुछ बताइए ना, उसकी कुंडली देखकर बताइए ना कि शादी के बाद वह खुश तो रहेगी ना। पंडित जी ने रोशनी की कुंडली कुछ देर देखने के बाद बोला, हम इन दोनों की जोड़ी स्वयं ऊपर वाले ने बनाई है। इस शादी के बाद रोशनी की जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। शादी के बाद रोशनी बिटिया को उसका सच्चा प्यार मिलेगा, ऐसा इसकी कुंडली कह रही है। रोशनी की माँ और रोशनी की दादी एक दूसरे को खुशी से देखने लगे। तभी रोशनी वहां आ गई और पंडित जी से बोली, पंडित जी, जय गंगा मैया की, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ बिटिया, तेरी शादी का मुहूर्त ही निकाल रहा था, पंडित जी ने रोशनी से कहा। पंडित जी की बात सुनकर रोशनी ने मुस्कुराते हुए अपनी नजर झुका ली। तभी पंडित जी खड़े होते हुए बोले, चलो अब मैं चलता हूँ। जय गंगा मैया की। रोशनी की दादी और माँ ने खड़े होते हुए पंडित जी से कहा, जय गंगा मैया की पंडित जी। पंडित जी जा चुके थे। तभी रोशनी की दादी ने ऋषि की दादी को कॉल किया और सारी बात बताई। ऋषि की दादी ने कहा, 8 महीने बाद तो बहुत देर हो जाएगी। 1 महीने बाद 4 दिसंबर को ही हम शादी की डेट रख लेते हैं। आजकल तैयारी तो वैसे भी आराम से हो जाती है, तो हमारी तरफ से 4 दिसंबर फिक्स है। और रही शादी की बाकी बातें, तुम रिसेप्शन पर आ ही रहे हो, सारी बातें कर ही लेंगे। और हाँ, सुरेश तो आएगा ना? इमली दादी ने कहा, वो आज जब ऑफिस से आएगा तभी बता पाएगा कि उसे छुट्टी मिल सकती है कि नहीं। ऋषि की दादी ने कहा, ठीक है, मैं आज ऋषि के डैड और माँ से भी बात कर लूंगी। ठीक है, तू बात कर लेना, चल मैं फोन रखती हूँ। जय गंगा मैया की। ऐसा कहकर दोनों दादियों ने फोन काट दिया।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वही रोशनी 1 महीने के बाद की शादी की डेट सुनकर अपनी माँ से बोली, माँ, इतनी भी जल्दी क्या है? इतनी बुरी लग रही हूँ क्या आप सबको मैं, कि इतनी जल्दी मुझे यहाँ से निकलना चाह रहे हैं? रोशनी की माँ ने समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है बेटा, तू कभी हमें बुरी लग सकती है। जितना दुख तुझे यहाँ से जाने का नहीं होगा ना, उससे कई ज्यादा दुख हमें होगा। पर बेटा, शादी में इतनी देरी करना अच्छा नहीं है। और ऋषि के घर वाले भी चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए। वैसे भी तू नहीं चाहती क्या कि जल्दी से अपने अनिका दीदी के पास चली जाए? तभी रोशनी ने अपनी माँ से कहा, माँ, अनिका दीदी को कॉल करूं? रोशनी की माँ ने कहा, नहीं बेटा, अभी उनके सारे मेहमान गए नहीं होंगे। तू अनिका दीदी को मैसेज कर दे, जब भी वो फ्री होंगी तुझे कॉल कर लेंगी। ठीक है माँ, मैं उनको मैसेज कर दूंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुंबई सिंघानिया मैंशन में ऋषि की माँ डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स जमा रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, जो ऋषि की बहन सिम्मी की थी। सिम्मी बाहर से भागती हुई आई और बोली, माँ, कहाँ हैं आप? जैसे ही दिव्या जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सिम्मी उनकी तरफ आकर गले लग गई और बोली, कैसी है माँ? ऋषि भी सिम्मी के पीछे पीछे आ रहा था। सिम्मी को देखकर ऋषि की माँ ने खुश होते हुए कहा, आ गई तू। मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। पता है, आज मैंने सारा खाना तेरी पसंद का बनाया है। सिम्मी ने कहा, सच माँ? बताऊं, वहां पर ना मैं आपके खाने को बहुत मिस कर रही थी। माँ, दादी कहाँ है? तभी वहां दादी भी आ गई और बोली, तेरी दादी यहाँ है। कैसी है मेरी प्यारी पोती? सिम्मी ने दादी के गले लगते हुए कहा, दादी, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आ जा, बैठ जा। ऋषि की दादी ने सिम्मी को सोफे पर बिठाया। सिम्मी ने अपनी माँ से कहा, पता है माँ, सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो मैं अपनी भाभी से मिलने के लिए हूँ। भाई, भाभी से बात कराए ना। ऋषि ने अपनी बहन सिम्मी से कहा, दादी के फोन से कर लो। क्या भाई, आपको हर बात पर दिक्कत है? आप अपने फोन से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मैं कौन सा आपकी और भाभी की पर्सनल चैट्स पढ़ने वाली हूँ? सिम्मी ने ऋषि को चिढ़ाते हुए कहा। ऋषि ने कहा, मैंने कब बोला ऐसा? वो तो मेरा कोई अर्जेंट कॉल आने वाला है, तभी कह रहा हूँ दादी के फोन से कॉल कर लो। नहीं तो मैं तुझे नंबर सेंड कर देता हूँ, तू खुद कर लेना। सिम्मी ने कहा, चलिए ठीक है, आप अर्जेंट कॉल कर लीजिए, फिर मिला दीजिएगा। बात करूंगी तो मैं आपके फोन से, समझे? अरे, ये भी जबरदस्ती है क्या? देखिए न माँ इसे। तभी सिम्मी की माँ ने ऋषि को डांटते हुए कहा, तो तू भी क्या जिद कर रहा है? अपनी भाभी से बात करने की ही तो कह रही है, करा दे। अपनी माँ की डांट खाकर ऋषि को मजबूरी में रोशनी को कॉल करना पड़ा। ऋषि थोड़ा घबराते हुए रोशनी का नंबर डायल करने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फोन उठाने पर सामने से सिम्मी की आवाज आई, हेलो भाभी, कैसी हैं आप? ऋषि ने कॉल मिलाकर सिम्मी के हाथ में फोन पकड़ा दिया। सामने से सिम्मी की आवाज सुनकर रोशनी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, भाभी, आप कौन बोल रही हैं? सॉरी, पर मैंने पहचाना नहीं। सिम्मी ने कहा, आप मुझे कैसे पहचानेंगी? अभी तक तो हम मिले भी नहीं हैं। मैं आपकी इकलौती नंद बोल रही हूँ। रोशनी ने थोड़ा शॉक्ड होकर कहा, नंद? आप ऋषि की सिस्टर बोल रही हैं? जी भाभी, मैं ऋषि भैया की सिस्टर बोल रही हूँ। रोशनी ने स्माइल करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? सिम्मी ने कहा, मैं एकदम बढ़िया हूँ। पता है भाभी, जब से आपकी फोटो देखी है ना, आपसे मिलने का और भी मन करने लगा है। कितनी प्यारी हैं आप? रोशनी ने शर्माते हुए कहा, थैंक यू। आप दीप जीजू और अनिका दीदी की शादी में क्यों नहीं आई? सिम्मी ने कहा, भाभी, मैं जरूर आती, पर बीच में मेरे एग्जाम आ गए थे, इसी वजह से नहीं आ पाई। पर कोई नहीं, आप रिसेप्शन पर तो आ ही रही है ना, तभी हम मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है, रोशनी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, हम मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। वैसे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे आप भी बहुत प्यारी होंगी। थैंक यू भाभी, चिंता मत करिए, आपकी और मेरी बॉन्डिंग एकदम फ्रेंड्स वाली रहेगी। और हम दोनों मिलकर ऋषि भैया को बहुत तंग करेंगे। बहुत मजा आएगा, सिम्मी ने मजाक करते हुए कहा। रोशनी हंसने लगी और बोली, बिल्कुल। तभी ऋषि की दादी ने सिम्मी से इशारों में रोशनी से बात करवाने को कहा। सिम्मी ने कहा, लीजिए भाभी, दादी से बात कीजिए, वो आपसे बात करना चाहती हैं। दादी ने हेलो कहते हुए रोशनी से कहा, कैसी हो बेटा? रोशनी ने कहा, दादी, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जब से यहाँ आई हूँ ना, तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। बस इसीलिए चाहती हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ।
पता है, मैंने तो शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का ही रख लिया है। दादी की बात सुनकर ऋषि शॉक्ड होकर अपनी माँ की तरफ देखकर इशारे में बोला, 1 महीने बाद का? इतनी जल्दी? रोशनी ने कहा, जी दादी, जानती हूँ। और बताइए दादी, घर में सब बढ़िया है ना? दादी ने कहा, हाँ बेटा, सब बढ़िया है। सभी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। तभी ऋषि की माँ ने इशारे में रोशनी की दादी से अपनी बात करवाने के लिए कहा। दादी ने रोशनी को कहा, ले बेटा, तेरी सास तुझसे बात करना चाहती है। ऋषि की माँ ने हेलो कहते हुए रोशनी से कहा, रोशनी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ आंटी, आप कैसी हैं? कुछ देर बात करने के बाद माँ ने रोशनी से कहा, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं रिसेप्शन पर, बाय। रोशनी ने बाय कहकर फोन काट दिया। तभी सिम्मी ने ऋषि की टांग खिंचाई करते हुए कहा, ओहो माँ, ऋषि भैया कब से खड़े थे भाभी से बात करने के लिए, और आपने उनसे बात किए बिना ही फोन काट दिया। ऋषि की माँ ने कहा, अरे ऋषि को हमारी कौन सी इजाजत चाहिए? ऋषि तो अपनी होने वाली बीवी से कभी भी बात कर सकता है। क्यों ऋषि? तभी ऋषि थोड़ा शर्माते हुए बोला, चलिए माँ, मैं ऑफिस जाता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि ऑफिस के लिए निकल गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात को जब सभी डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए बैठे तो ऋषि की दादी ने कहा, बेटा, आज इमली का फोन आया था। एक मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला है और दूसरा मुहूर्त 8 महीने बाद का। 8 महीने बाद तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैंने 1 महीने बाद का 4 दिसंबर का मुहूर्त निकाल दिया है। सही है ना? बिल्कुल सही किया माँ। 8 महीने बाद तो बहुत देर हो जाएगी, और इतनी देर तक रुकना सही नहीं। तो ठीक है, 1 महीने बाद 4 दिसंबर को ही शादी फिक्स करते हैं। शादी की बाकी बातें परसों मिलकर कर लेंगे। सिम्मी एक्साइटेड होकर बोली, वाव, 1 महीने बाद भाई की शादी है। मैं तो बहुत मजे करूंगी। डैड, मुझे भाई की शादी पर एक से एक ड्रेस चाहिए। ऋषि के डैड ने कहा, जरूर बेटा, जो भी चाहिए सब ले लेना। आखिर तुम्हारे इकलौते भाई की शादी है। देखना, शादी में ऐसी धूमधाम से करूंगा कि सभी लोग देखते रह जाएंगे। ऋषि चुपचाप बैठकर खाना खा रहा था और सभी की बातें सुन रहा था। तभी दादी ने कहा, बेटा, उनके पास खर्च करने के लिए इतना सब कुछ नहीं है, इसलिए जितना वे देना चाहते हैं उतना ले लेना। बाकी खर्चे हमें ही करने होंगे, हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते। माँ, आप चिंता मत कीजिए, सारा खर्च मैं ही करूंगा। वे सिर्फ हमें रोशनी को दें, और हमें कुछ नहीं चाहिए। रोशनी को देकर वे हमें सबसे अनमोल चीज दे रहे हैं, भला और क्या चाहिए होगा हमें। वहीं रोशनी के घर में भी शादी की बातें चल रही थी। रोशनी की दादी ने रोशनी के बाबा को सारी बात बताई। रोशनी के पापा ने कहा, हाँ माँ, मुहूर्त बिल्कुल सही है, और मैं भी रिसेप्शन पर आऊंगा। मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल गई है। रोशनी की दादी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा, तुम्हारा जाना तो जरूरी था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रिसेप्शन वाला दिन, रोशनी और फैमिली मुंबई के लिए निकल चुकी थी। जैसे ही मुंबई स्टेशन पर उतरी, रोशनी ने कहा, यहाँ पर कितनी भीड़ है और कितना शोर भी है। रोशनी की माँ ने कहा, हाँ बेटा, यहाँ वाकई बहुत शोर और भीड़ है। खैर, ऐसा होना वाजिब है। मुंबई बड़ा शहर है और दूर दूर से लोग यहाँ काम करने आते हैं। फैमिली टैक्सी में बैठकर होटल पहुंची, जो दीप की फैमिली ने मेहमानों के लिए बुक किया था। रूम में पहुंचकर रोशनी ने कहा, कितना सुंदर रूम है। मुंबई शहर भी कितना सुंदर है। दादी ने कहा, चिंता मत कर, कुछ ही टाइम में तू भी यहीं आने वाली है, फिर जी भर के मुंबई शहर घूमना। रोशनी ने कहा, दादी, जितना मुंबई घूम लूं लेकिन गंगा मैया की घाट की शांति और हरिद्वार की गलियों का मजा कभी नहीं मिलेगा। है ना बाबा? बिल्कुल सही कह रही है बेटा, हरिद्वार की आनंद कहीं और नहीं। फैमिली को 2 रूम मिले थे, एक में बाबा और माँ, दूसरे में दादी और रोशनी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वहीं दीप के घर रिसेप्शन की तैयारी चल रही थी। रूम में अनिका ने दीप से कहा, मैं रोशनी को कॉल करके पूछूं क्या कि वो मुंबई पहुंची कि नहीं। दीप ने कहा, हाँ पूछो ना। अनिका ने रोशनी के नंबर पर कॉल किया। रोशनी खुश होकर फोन उठाए और बोली, हेलो, कैसी हैं आप अनिका दीदी? अनिका ने कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ, तुम आ गई हो ना मुंबई? रोशनी ने कहा, हाँ, हम सब मुंबई पहुंच गए हैं, शाम को मिलते हैं रिसेप्शन पर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अनिका अपने रूम में तैयार हो रही थी। अनिका ने ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसमें अनिका बहुत ही सुंदर लग रही थी। दीप ने भी ब्लू कलर का कोट पैंट पहना हुआ था, जिसमें दीप बहुत हैंडसम लग रहा था। वहीं ऋषि के घर में भी सभी लोग तैयार हो चुके थे और कुछ ही देर में रिसेप्शन के लिए निकलने वाले थे।
अब आगे। तभी सिम्मी ने अपनी माँ से कहा, माँ जल्दी करिए ना, मैं भाभी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ हाँ चलते हैं, जी भर के बातें कर लेना अपनी भाभी से, कब से पीछे पड़ी हुई है, ऋषि की माँ ने ऋषि की बहन से कहा। तभी दादी अपने रूम से चिल्लाती हुई बोली, अरे चलना नहीं है क्या, सब वहां राह देखते होंगे, रोशनी की फैमिली भी वहां पहुंच चुकी होगी, ऋषि कहाँ है। सिम्मी ने दादी से कहा, दादी ऋषि भैया अभी तक तैयार हो रहे हैं, इतना टाइम तो मुझे नहीं लगा जितना भैया को लग रहा है, मैं अभी जाकर उनके रूम में देखती हूँ। ऐसा कहती हुई सिम्मी भागते हुए ऋषि के रूम में गई और रास्ते में भाई भाई चिल्लाती हुई गई, और जैसे ही सिम्मी ने ऋषि का डोर नॉक किया, ऋषि ने तुरंत डोर खोल दिया और सिम्मी ऋषि को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखने लगी। ऋषि ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, क्या ऐसे क्या देख रही है, पहले कभी देखा नहीं क्या मुझे। सिम्मी ने ऋषि से कहा, देखा तो है पर ऐसे कभी नहीं देखा। वैसे इतना तैयार हुए किसके लिए है, भाभी के लिए। सही कहा ना मैंने। ऋषि ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था जिसके आगे सिमर का डिजाइन था। ब्लैक कलर में ऋषि और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, मतलब कुछ भी, रिसेप्शन है, ऐसे उठकर थोड़ी चला जाऊंगा। सिम्मी ने अपने हाथ को बांधते हुए कहा, वैसे कुछ भी कहो लग तो आप बड़े हैंडसम रहे हो, भाभी ना देखकर आप फ्लैट हो जाएंगी। ऋषि ने कहा, हो गया हो तेरा तो चले, लेट हो रहा है, बड़े उत्सुक हो भाभी से मिलने के लिए, चलो चलो जल्दी चलो, दो प्यार करने वालों को मिलने में देर नहीं करनी चाहिए, सिम्मी ने चिढ़ाते हुए कहा। अब तू पिट के मानेगी क्या, ऋषि ने सिम्मी से कहा। सिम्मी ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा सॉरी, अब चलो, नीचे सब वेट कर रहे हैं। सभी लोग गाड़ी में बैठकर रिसेप्शन वाले होटल की ओर चल दिए। वहीं रोशनी की भी फैमिली तैयार हो चुकी थी, बस रोशनी को थोड़ा सा टाइम था। रोशनी के पापा ने रोशनी से कहा, रोशनी बेटा जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। बस बाबा, थोड़ी सी देर हो ही गया, रोशनी ने कानों में इयररिंग्स पहनते हुए कहा। इयररिंग्स पहनकर रोशनी ने कहा, चलो बाबा, चलिए मैं तैयार हूँ। क्या बात है, आज तो मेरी बिटिया बहुत प्यारी लग रही है, रोशनी के बाबा ने कहा। रोशनी ने आज बहुत ही प्यारा गाउन पहना हुआ था और पूरे बालों को कल किया हुआ था, जिसमें रोशनी बहुत प्यारी लग रही थी। रोशनी ने शर्माते हुए कहा, थैंक यू बाबा, अब चले बाबा, लेट हो रहा है। बाबा, माँ कहाँ है, रोशनी के बाबा ने कहा, तुम्हारी माँ रूम में है, वहीं से उनको लेते चलेगे। चलो माँ, आप भी चलिए, रोशनी के बाबा ने रोशनी की दादी से कहा। रोशनी और रोशनी की फैमिली भी अब होटल से निकल चुकी थी। ऋषि की फैमिली होटल पहुंच चुकी थी। होटल पहुंचकर ऋषि की फैमिली सबसे मिलने लगी। कुछ देर बैठने के बाद रोशनी की फैमिली भी आ गई। रोशनी की फैमिली को देखकर ऋषि की फैमिली उनसे मिलने के लिए गई। ऋषि की दादी ने रोशनी के पास जाकर रोशनी को प्यार से गले लगाते हुए कहा, कैसी है बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो। मैं अच्छी हूँ दादी, आप कैसी हैं, रोशनी ने दादी से कहा। दादी ने कहा, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, और तुम्हारी नंद तो सुबह से ही पीछे पड़ी है कि भाभी से मिलना है, वॉशरूम गई है, अभी आती ही होगी। तभी रोशनी के बाबा ने ऋषि के डैड से कहा, ऋषि कहीं नजर नहीं आ रहा, ऋषि कहाँ है। ऋषि के डैड ने कहा, जी वो अभी आता ही होगा, आप आइए ना। तभी सामने से सिम्मी आकर रोशनी के गले लग गई और बोली, कैसी हो भाभी। रोशनी ने सिम्मी से कहा, ओ तो आप हैं सिम्मी, मैंने सही सोचा था, आप तो वाकई में बहुत प्यारी हैं, लगती नहीं कि आप ऋषि जी की बहन हैं। रोशनी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। रोशनी की मां ने रोशनी को आंख दिखाते हुए चुप रहने को कहा। तभी सिम्मी ने हंसते हुए रोशनी से कहा, आपने बिल्कुल सही कहा भाभी, वैसे वाकई भाभी आप सच में बहुत प्रीटी हैं, थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी हो, रोशनी ने सिम्मी से कहा। तभी रोशनी की दादी ने सब लोगों से कहा, चलिए अंदर बैठते हैं। ऐसा कहकर सभी लोग अंदर चले गए। वहीं ऋषि सिद्धार्थ के साथ खड़ा हुआ था और सिद्धार्थ के साथ बातें करते करते ऋषि की नजर रोशनी पर पड़ी। रोशनी की नजर भी ऋषि पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर एक हल्की सी स्माइल करी। सिद्धार्थ ने ऋषि से कहा, जा रोशनी के पास, मिल उससे। ऋषि ने कहा, मैं नहीं जा रहा, तू भी ना, बैठा रह, मैं जा रहा हूं उससे मिलने। सिद्धार्थ रोशनी के पास गया और रोशनी को हाय हेलो करके बोला, और बताओ रोशनी, ऋषि को मिस किया कि नहीं। रोशनी बिना कुछ बोले सिर नीचे सिर्फ मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ हंसने लगा, अरे अरे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, मैं समझ गया।
सिद्धार्थ की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और रोशनी की मां ने अनिका की मां से पूछा, अनिका कब तक आएगी? बस आती होगी। मैंने अभी दीप की मां से पूछा था। वो कह रही थी कि अनिका बस तैयार ही हो रही है। अभी आती ही होगी। आप बताए, रोशनी की शादी की डेट फिक्स हो गई? जी, 4 दिसंबर की डेट निकली है। 1 महीने बाद की, रोशनी की मां ने कहा। अनिका की मां ने कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सही है, ज्यादा देर रुकना भी आजकल सही नहीं है। तभी अनिका और दीप की एंट्री हुई। अनिका और दीप ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाला हुआ था। एक बहुत ही अच्छे सॉन्ग के साथ उन दोनों के एंट्री हो रही थी। अगल बगल में बॉन फायर हो रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रोशनी ने जब अनिका को देखा तो रोशनी ने अपनी मां से कहा, मां, अनिका दीदी कितनी प्यारी लग रही है। और दीप जीजू भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। है ना मां? दीप और अनिका सभी लोगों से मिले। अनिका ने रोशनी से मिलते हुए रोशनी से कहा, कैसी है तू? रोशनी ने कहा, मैं बहुत अच्छी हूं दी। और आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं। अब सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। अनिका और दीप भी सभी लोगों से बातें करने लगे। दीप ने अनिका को अपने फ्रेंड्स से मिलाया। तभी दीप के ऑफिस से कोई आया, जिसे देखकर दीप उनके पास गया और हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो मिस्टर भाटिया। कैसे हैं आप? आप आए हमें बहुत अच्छा लगा। मिस्टर भाटिया ने हाथ मिलाते हुए दीप से कहा, हेलो दीप। कैसे हो तुम? मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। चलो भाई, अपनी वाइफ से नहीं मिलोगे क्या? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आइए ना। ऐसा कहते हुए दीप मिस्टर भाटिया को अनिका से मिलवाने ले गया। अनिका से मिलवाते हुए दीप ने कहा, मिस्टर भाटिया, ये है मेरी वाइफ अनिका। अनिका ने एक स्माइल के साथ मिस्टर भाटिया को नमस्ते किया। मिस्टर भाटिया ने अनिका को नमस्ते करते हुए दीप से कहा, क्या बात है दीप, तुम्हारी वाइफ तो काफी खूबसूरत है। थैंक यू मिस्टर भाटिया। दीप ने स्माइल के साथ मिस्टर भाटिया से कहा। मिस्टर भाटिया ने दीप से कहा, दीप, ऋषि के नजर नहीं आ रहा। सुना है उसका भी रोका हो चुका है। दीप ने मिस्टर भाटिया से कहा, जी हाँ, ऋषि का रोका हो चुका है। ऋषि यही होगा, मैं अभी आपको उससे मिलवाता हूँ। दीप ने ऋषि को इधर उधर देखा और जब ऋषि दिख गया तो मिस्टर भाटिया को ऋषि के पास ले जाकर उनसे मिलवाने लगा। वहीं ऋषि के डैड और दीप के डैड और रोशनी और अनिका के बाबा भी खड़े थे। दीप ने मिस्टर भाटिया को सभी से मिलवाया। मिस्टर भाटिया ने ऋषि से कहा, हेलो ऋषि, कैसे हो? सुना है तुम्हारा रोका हो चुका है। अपनी वाइफ की फोटो तो दिखाओ। तभी ऋषि के डैड ने मिस्टर भाटिया से कहा, अरे मिस्टर भाटिया, फोटो क्या, आपको ऋषि की होने वाली बीवी से ही मिलाते हैं। ऋषि की होने वाली वाइफ दीप की साली है। ऋषि के डैड ने रोशनी के बाबा की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये है ऋषि के होने वाले फादर इन लॉ। मिस्टर भाटिया ने मजाक करते हुए कहा, अरे वाह ऋषि, तुमने तो अपनी शादी के लिए ऋषि की साली को ही चुन लिया। तो मिलवाओ अपनी होने वाली वाइफ से। ऋषि ने कहा, जी मिस्टर भाटिया, अभी मिलवाता हूँ। ऋषि ने रोशनी को आवाज देते हुए बुलाया। रोशनी ने ऋषि की तरफ देखते हुए इशारे में कहा, क्या हुआ? तो ऋषि ने इशारे में रोशनी को इधर आने के लिए कहा। रोशनी अपनी मन में सोचने लगी, ये ऋषि मुझे क्यों बुला रहा है? रोशनी के पास गई और ऋषि से बोली, हाँ बोलो। ऋषि ने मिस्टर भाटिया से कहा, मिस्टर भाटिया, ये है मेरी होने वाली वाइफ रोशनी। रोशनी को देखकर मिस्टर भाटिया ने रोशनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस रोशनी। रोशनी ने मिस्टर भाटिया के हाथ की तरफ देखा और हाथ ना मिलाकर नमस्ते किया। मिस्टर भाटिया ने रोशनी को घूरते हुए कहा, नमस्ते ऋषि, तुम्हारी होने वाली बीवी तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत लकी हो तुम। रोशनी को मिस्टर भाटिया की नजरें कुछ ठीक नहीं लगी। रोशनी ने कहा, एक्सक्यूज मी। ऐसा कहते हुए रोशनी वहां से चली गई। मिस्टर भाटिया ने ऋषि से पूछा, तो ऋषि, सब कर रहे हो शादी? तभी ऋषि के डैड ने कहा, 1 महीने बाद शादी की डेट है। क्या बात है ऋषि, इतनी जल्दी? लगता है बहुत जल्दी है तुम्हें शादी की। मिस्टर भाटिया ने मजाक करते हुए कहा। सभी मिस्टर भाटिया की बात पर हंसने लगे। रोशनी अनिका के पास गई। अनिका ने रोशनी को कुछ सोचते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ रोशनी, सब ठीक तो है ना? रोशनी ने कहा, न जाने क्यों दी, ये मिस्टर भाटिया की नजरें मुझे कुछ सही नहीं लगी। उनके देखने का तरीका मुझे कुछ अजीब लगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुझे कुछ गलतफहमी हुई होगी, ज्यादा टेंशन मत ले। रोशनी ने कहा, हम शायद। रोशनी सब कुछ इग्नोर कर सभी से हंसते हुए बातें करने लगी। तभी रोशनी की नजर मिस्टर भाटिया पर पड़ी, जो हाथ में वाइन का ग्लास लिए हुए रोशनी को घूर रहे थे। ऐसा ही रोशनी ने 1-2 बार देखा। अब रोशनी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी।
रोशनी ने अनिका से कहा, दी, वो आदमी मुझे कब से घूरे जा रहा है। अनिका ने रोशनी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है रोशनी, तू गलत समझ रही है। मिस्टर भाटिया ऐसे नहीं है। मैंने खुद भी तो उनसे बात करी थी, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगा। तू ये सब छोड़, चला जा, वहां बैठकर बातें करते हैं। अनिका रोशनी को अपने साथ सोफे पर बैठने के लिए ले गई और रोशनी से बोली, तो बता, अब तो तेरी शादी की डेट भी निकल गई है। 1 महीने बाद तेरी शादी है। कैसा लग रहा है तुझे? कैसा लगेगा दी? नॉर्मल ही लग रहा है। 1 महीने बाद मैं अपने बाबा माँ को छोड़कर चली जाऊंगी तो मुझे बुरा ही लग रहा। अनिका ने कहा, ओ, पर क्या कर सकते हैं, एक दिन तो तुझे अपने ससुराल जाना ही है। ये सब छोड़िए दी, आप बताए, दीप जीजू के घर कैसा लग रहा है आपको? रोशनी ने अनिका से कहा। अनिका ने स्माइल करते हुए कहा, बहुत अच्छा लगा। सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटी बना के रखते हैं और दीप भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सब लोग बहुत अच्छे हैं। रोशनी ने कहा, तो आप भी तो अच्छी हैं। आप अच्छी हैं, तभी तो आपको सभी लोग इतने अच्छे मिले हैं। तभी सामने से एक वेटर वाइन के ग्लास की ट्रे लिए हुए निकल रहा था। उस वेटर ने जानबूझकर रोशनी के ऊपर वाइन गिरा दी क्योंकि वो मिस्टर भाटिया के द्वारा भेजा गया था। दूर से मिस्टर भाटिया ये सब देख रहे थे। उस वेटर ने रोशनी से कहा, ओह सॉरी सॉरी मैम, गलती से हो गया। रोशनी ने खड़े होते हुए अपने कपड़े साफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपसे गलती से ही हुआ है, आप जाए। अनिका ने रोशनी से कहा, ओह नो रोशनी, तेरे तो सारे कपड़े खराब हो गए। कोई बात नहीं दी, मैं जाकर साफ कर लेती हूँ, मैं अभी आती हूँ, रोशनी ने अनिका से कहा। अनिका ने रोशनी को रोकते हुए कहा, अच्छा रोशनी सुन, तू होटल के वॉशरूम में मत जा, वहां कुछ प्रॉब्लम है। तू होटल के रूम के वॉशरूम में जा, यहां से रास्ता है। ओके दी। ऐसा कहते हुए रोशनी रूम की तरफ चली गई। मिस्टर भाटिया की नजर रोशनी पर ही टिकी थी। तभी मिस्टर भाटिया वेटर के साथ होटल के उसी रूम में गया जहां रोशनी अपने कपड़े साफ कर रही थी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वहीं रोशनी की मां ने अनिका से पूछा, अनिका बेटा, रोशनी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अनिका ने रोशनी की मां से कहा, आंटी, रोशनी के कपड़ों पर वेटर से गलती से वाइन फैल गई थी तो रोशनी उसे साफ करने रूम में गई है, अभी आती ही होगी। ओके बेटा। ऐसा कहते हुए रोशनी की मां वहां से चली गई। ऋषि भी इधर उधर देखते हुए रोशनी को ढूंढ रहा था। रोशनी नहीं दिखी तो ऋषि मन में सोचने लगा कि रोशनी कहाँ गई है, दिख नहीं रही। ऋषि ने अनिका से पूछा, अनिका, रोशनी कहीं नहीं दिख रही, कहाँ गई है वो? अनिका ने ऋषि को सारी बात बताई। तभी ऋषि ने कहा, ये लड़की भी ना, जरूर इसी ने कुछ ना कुछ किया होगा, हमेशा उछलती कूदती रहती है। ऋषि की बात सुनकर अनिका ने कहा, नहीं, वो तो सोफे पर बैठी थी, वेटर से गलती से फैल गई। वेटर से गलती से फैल गई, ऐसे कैसे? खैर छोड़ो, आ जाएगी अभी। ऐसा कहते हुए ऋषि वहां से चला गया। तभी ऋषि के फोन पर एक कॉल आया। तेज म्यूजिक बजाने के कारण ऋषि कॉल को नहीं सुन पा रहा था। तभी ऋषि बात करने के लिए उस रूम के पास गया जहां रोशनी गई थी। जैसे ही रोशनी रूम के वॉशरूम से बाहर आई, सामने मिस्टर भाटिया को खड़ा देखकर रोशनी घबरा गई और घबराते हुए मिस्टर भाटिया से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर भाटिया धीरे धीरे रोशनी के करीब जाते हुए कहने लगे, तुम्हारे ही पीछे यहाँ आया हूँ। रोशनी ने घबराते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर भाटिया ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, मतलब ये कि यहाँ तुम्हें मैंने बुलवाया है। रोशनी ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब समझ आ जाएगा, पहले थोड़ा पास तो आओ। मिस्टर भाटिया ने एकदम से रोशनी को पकड़ते हुए कहा। मिस्टर भाटिया इससे पहले कि रोशनी को पकड़ पाते, रोशनी वहां से दूर हो गई और रोशनी ने घबराते हुए भाटिया से कहा, देखिए, मुझसे दूर रहिए वरना मैं चिल्ला दूंगी, और फिर आप नहीं जानते कि उसके बाद आपका क्या होगा। मिस्टर भाटिया ने विलन वाली हंसी के साथ कहा, चिल्लाओ, जितना जोर से चिल्लाना है चिल्लाओ, मैं भी देखता हूं इतनी तेज म्यूजिक में कौन तुम्हारी आवाज सुन पाता है। आपको शर्म नहीं आती क्या? मुझसे दूर रहिए वरना। रोशनी ने गुस्से से कहा, वरना क्या? क्या कर लोगी तुम? चिल्लाओगी तो चिल्लाओ, पर मेरी इजाजत के बगैर तुम यहां से हिल भी नहीं सकती। ऐसा कहते हुए मिस्टर भाटिया रोशनी के और करीब आ गए और रोशनी को जबरदस्ती हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगे। रोशनी ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा, छोड़ो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और रोशनी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे।
मिस्टर भाटिया ने रोशनी का हाथ पकड़ रखा था और जोर जोर से विलन की तरह हंस रहा था और रोशनी से बोला, अब ये नखरे करना बंद करो और मेरे पास आओ। वाकई बाला की खूबसूरत हो तुम। तुम्हें देखते ही तुम्हारे ऊपर फिदा हो गया। अब आओ मुझे खुश कर दो। छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कितने घटिया हो तुम। मेरा हाथ छोड़ दो नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कोई है, प्लीज बचाओ मुझे। रोशनी रोते हुए चिल्लाने लगी। वहीं बाहर ऋषि अपना कॉल सुनने के लिए उसी रूम के पास आया। तभी ऋषि को अंदर से रोशनी के चिल्लाने की आवाज आई। रोशनी की आवाज सुनकर ऋषि घबरा गया और मन ही में बोला, ये तो रोशनी की आवाज लग रही है। और गेट खटखटाते हुए कहा, रोशनी तुम अंदर हो। रोशनी गेट खोलो। क्या हुआ रोशनी? रोशनी गेट खोलो। ऋषि की आवाज सुनकर रोशनी ने रोते हुए कहा, ऋषि प्लीज बचाओ मुझे। ऋषि। इससे आगे रोशनी कुछ बोल पाती, मिस्टर भाटिया ने रोशनी का मुंह कसकर पकड़ लिया। लेकिन ऋषि को अब पता लग चुका था कि रोशनी अंदर है और वह किसी मुसीबत में है। ऋषि जोर जोर से गेट खटखटाने लगा। मिस्टर भाटिया ऋषि की आवाज सुनकर घबरा गया। ऋषि ने घबराते हुए गेट को तोड़ने लगा। 2 बार गेट को धक्का देने के बाद गेट टूटकर खुल गया और ऋषि ने देखा कि मिस्टर भाटिया ने रोशनी को पकड़ रखा है। ऋषि ने पहले रोशनी को खींच के अपने पास लिया और रोशनी रोते हुए ऋषि के गले लग गई और जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, थैंक यू ऋषि, जो तुम आ गए, वरना न जाने ये घटिया आदमी मेरे संग क्या कर देता। मुझे यहाँ से ले चलो ऋषि, प्लीज ले चलो। मिस्टर भाटिया घबराते हुए ऋषि को देख रहा था और ऋषि गुस्से से मिस्टर भाटिया को देख रहा था। ऋषि ने रोशनी से कहा, रोशनी तुम शांत हो जाओ। तुम यहाँ खड़ी हो, इस घटिया आदमी को तो मैं देखता हूँ। रोशनी को साइड में खड़ा करके ऋषि ने मिस्टर भाटिया के गाल पर 3-4 चांटे लगाए और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई रोशनी को छूने की? घटिया इंसान, तू नहीं जानता कि तूने रोशनी को हाथ लगाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। तू देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ऐसा कहने के बाद ऋषि मिस्टर भाटिया को मारने लगा। मिस्टर भाटिया ने ऋषि को रोकते हुए कहा, रुको ऋषि, देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऋषि ने मिस्टर भाटिया को एक और चांटा मारते हुए कहा, तू नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूँ। तू जो कर सकता है ना कर ले, पर आज तो यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा तू। तूने रोशनी को हाथ लगाया ना, तेरे इन्हीं हाथों को मैं तोड़ दूंगा। मारते मारते ऋषि मिस्टर भाटिया को उस हॉल में ले आया जहां रिसेप्शन का फंक्शन चल रहा था। सभी लोगों ने जब देखा कि ऋषि मिस्टर भाटिया को मार रहा है तो सभी लोग शॉक्ड हो गए और रोशनी को रोता हुआ देखकर रोशनी की मां ने रोशनी को तुरंत गले लगा लिया और रोशनी से पूछने लगी, क्या हुआ रोशनी, तुम ठीक तो हो ना? बोल बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम ठीक तो हो ना? तुम रो क्यों रही हो? रोशनी कुछ बोल नहीं पा रही थी और अपनी मां के गले लगकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। तभी ऋषि के डैड ने ऋषि से पूछा, ऋषि क्या कर रहे हो ये? क्यों मार रहे हो इन्हें? ऋषि ने गुस्से से कहा, इस घटिया आदमी ने रोशनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ऋषि की बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए। तभी सिद्धार्थ और दीप भी मिस्टर भाटिया को मारने लगे। ऋषि मिस्टर भाटिया के करीब गया और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा भाटिया। अब तू जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। मिस्टर भाटिया ने ऋषि से कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ऋषि, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ऋषि ने मिस्टर भाटिया से कहा, पहले तू अपने आप को छुड़ा, मुझे बाद में देखना। दीप ने पुलिस को कॉल कर दिया था। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां आ गई और ऋषि ने मिस्टर भाटिया को पुलिस के पास धक्का देते हुए पुलिस से कहा, ले जाए इस घटिया आदमी को। इसने रोशनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। इसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। पुलिस ने ऋषि से कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ऐसा कहते हुए पुलिस मिस्टर भाटिया को ले जाने लगी। मिस्टर भाटिया रुककर ऋषि से गुस्से में बोला, ऋषि तुमने ये करके बहुत बड़ी गलती की है, याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर मिस्टर भाटिया पुलिस के साथ चला गया। ऋषि रोशनी के पास आया और रोशनी से बोला, तुम ठीक तो हो ना? रोशनी ने रोते हुए कहा, थैंक यू ऋषि, अगर आज तुम ना होते तो न जाने वो राक्षस मेरे साथ क्या करता। थैंक यू सो मच। ऋषि ने रोशनी की मां से कहा, आंटी आप इसे रूम में ले जाए। ऋषि के कहने पर रोशनी की मां रोशनी को रूम में ले गई और उनके साथ अनिका, अनिका की सास और अनिका की मां और तीनों दादी भी गई। रूम में जाकर रोशनी की मां ने रोशनी को बिठा दिया और रोशनी से बोली, बेटा तुम ठीक तो हो ना? उसने तेरे साथ कुछ? तभी रोशनी ने कहा, नहीं मां,
वो मेरे साथ कुछ ऐसा कर पाता, उससे पहले ही ऋषि वहां आ गया। अनिका ने रोशनी से कहा, रोशनी, मुझे माफ कर दे। तू मुझे कब से यही कहे जा रही थी कि तुझे उस आदमी की नजर सही नहीं लग रही और मैंने तेरी बात को नजरअंदाज किया। मुझे माफ कर दे रोशनी। नहीं दी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको जो लगा आपने वही किया ना। आप प्लीज कोई गिल्ट मत लीजिए, रोशनी ने अनिका से कहा। तभी वहां रोशनी के बाबा आ गए और रोशनी को गले लगा कर रोने लगे और बोले, तू ठीक तो है ना। रोशनी ने रोते हुए बाबा से कहा, हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज मत रोइए। तभी वहां ऋषि भी आ गया। ऋषि को देखकर रोशनी के बाबा ने ऋषि के आगे हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अगर आज तुम ना होते तो ना जाने वो मेरी बेटी से क्या करता। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऋषि ने रोशनी के बाबा के हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं अंकल, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। आप ऐसा करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। रोशनी मेरी होने वाली बीवी है और उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। मैंने बस वही निभाया है। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उस भाटिया को तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा। और आप सब हमारे घर चलिए। आज आप वहीं रुकिएगा। रोशनी के बाबा ने कहा, नहीं बेटा, रोका होने के बाद लड़की शादी के बाद ही अपने ससुराल जाती है। हम वहां नहीं जा सकते। हम होटल में ही रुकेंगे। तभी ऋषि की मां ने कहा, भाई साहब, आजकल ये सब कोई नहीं मानता। आप रोशनी की हालत देखिए। आप प्लीज हमारे घर चलिए। हम आपको किसी होटल में रहने नहीं देंगे। ऋषि, तुम गाड़ी निकालो, हम अभी घर के लिए निकलते हैं। ऋषि ने अपनी मां से कहा, जी मां, मैं गाड़ी निकालता हूँ। आप सभी जल्दी बाहर आ जाए। मैं दीप से भी कह दूंगा कि वो भी अपनी गाड़ी ले चले। ऐसा कहते हुए ऋषि बाहर की तरफ चला गया और दीप को अपनी गाड़ी ले जाने के लिए बोला। दीप ने ऋषि से कहा, हाँ चल, मैं सबको घर छोड़ता हूँ। ऋषि ने दीप से कहा, दीप, आज तेरा रिसेप्शन खराब हो गया। आई एम सॉरी। दीप ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? इसमें तेरी क्या गलती है? गलती मेरी है। मुझे ऐसे घटिया इंसान को पार्टी में इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। एक बात बोलूं ऋषि, मुझे उस भाटिया पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो जरूर आगे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा। तू सतर्क रहना। ऋषि ने कहा, तू चिंता मत कर। वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो चाहे जेल से भी निकल जाए पर वो अब कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर उसने कुछ किया तो उसे छोड़ूंगा नहीं। खैर तू ये सब छोड़। चल, रोशनी को घर भी लेकर चलना है। हाँ चल। ऐसा कहते हुए ऋषि और दीप बाहर की ओर निकल गए और गाड़ी के पास खड़े होकर रोशनी और बाकी सबका वेट करने लगे। जैसे ही रोशनी और बाकी सब बाहर आए, ऋषि ने अपनी कार का गेट खोलते हुए कहा, आओ रोशनी, बैठो। सभी लोग दोनों गाड़ियों में बैठकर अपने घर की ओर निकल गए। दीप की फैमिली और अनिका की फैमिली भी अभी ऋषि के घर ही गई थी। घर पहुंचकर ऋषि की मां ने रोशनी से कहा, रोशनी, तुम रूम में जाकर आराम कर लो। मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। आओ बेटा। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गई। रोशनी की मां और रोशनी ऋषि की मां के साथ रूम में चली गई। रूम में पहुंचकर ऋषि की मां ने रोशनी से कहा, बेटा, तुम यहां आराम कर लो। मैं तुम्हारे लिए नाइट सूट भिजवाती हूँ, तुम उसे पहन लेना। ऐसा कहकर ऋषि की मां वहां से चली गई। रोशनी की मां ने रोशनी से कहा, आ जा बेटा, बैठ जा। तभी रोशनी ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे डर है कि वो भाटिया बदला लेने के लिए फिर कुछ ना करे। रोशनी की मां ने रोशनी को समझाते हुए कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर रोशनी। तेरे साथ तेरा रक्षक, तेरा होने वाला पति है, जो तुझे हर मुसीबत से बचाएगा। आज तूने देखा ना, उसने तुझे कैसे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। देखना रोशनी, आगे भी वो हमेशा तेरी ऐसे ही रक्षा करेगा। तभी गेट पर खटखटाने की आवाज आती है और रोशनी की मां ने जब गेट खोला, तो सर्वेंट रोशनी के कपड़े लिए खड़ा था। सर्वेंट ने रोशनी के कपड़े रोशनी की मां को दिया और कहा, ये मैडम ने रोशनी मैडम के लिए भेजा है। रोशनी की मां ने ठीक है कहा और सर्वेंट वहां से चला गया। रोशनी की मां ने रोशनी को कपड़े देते हुए कहा, ड्रेस चेंज कर ले और फिर आराम कर लेना। रोशनी चेंज करके आए और अपनी मां के गोद में सिर रखकर लेट गई और अपनी मां से बोली, मां, मैं ऋषि का ये एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। अगर आज ऋषि ना होता तो न जाने क्या होता मां। और आज ऋषि का मैंने कुछ अलग ही रूप देखा। उसे देखकर ऐसा लगा कि मैं उसके साथ हमेशा सुरक्षित हूँ। मां, ऋषि इतना बुरा नहीं है जितना मैंने उसे समझा था। ऋषि एक बहुत अच्छा लड़का है। मां, मैं ऋषि से कुछ बात करना चाहती हूँ। रोशनी की मां ने कहा, ठीक है बेटा, तुम यहीं रुको, मैं ऋषि के ऊपर ही भेजती हूँ।
ऐसा कहकर रोशनी की माँ रूम के बाहर चली गई और नीचे जाकर ऋषि से बोली, बेटा, रोशनी तुमसे कुछ बात करना चाहती है। वो ऊपर रूम में है, तुम वहीं चले जाओ। ऋषि रोशनी की माँ की बात सुनकर सोचने लगा, अब रोशनी मुझसे क्या बात करना चाह रही होगी। ऐसा कहकर ऋषि रोशनी के रूम की ओर चला गया, जहां रोशनी बैठी हुई किसी सोच में डूबी हुई थी। ऋषि ने गेट खटखटाया। रोशनी ने गेट की तरफ देखा और ऋषि को देखकर खड़ी हो गई और बोली, ऋषि। ऋषि ने रूम के अंदर जाकर रोशनी से कहा, आंटी ने कहा है तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी। बोलो। रोशनी ने ऋषि से कहा, मैं तुम्हें मिलकर थैंक यू बोलना चाह रही थी। आज अगर तुम ना होते तो शायद मैं जीने लायक ही नहीं बचती और शायद मैं कुछ गलत कदम भी उठा लेती। आज तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी ऋषि। ऋषि ने रोशनी से कहा, तुम्हें बार बार थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया है, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं भाटिया को उसके किए की सजा देकर रहूंगा। रोशनी ने ऋषि से कहा, ऋषि, तुम भाटिया को जेल से छुड़वा दो। ऋषि ने शॉक्ड होते हुए बोला, क्या? ये क्या कह रही हो तुम? जानती हो न उसने क्या किया है, और तुम कह रही हो कि मैं उससे जेल से छुड़वा दूं। हाँ ऋषि, मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कल को भाटिया तुम्हारे से बदला ले। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज तुम उस भाटिया को छुड़वा दो। रोशनी ने ऋषि से कहा। ऋषि ने रोशनी को बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वो भाटिया कुछ नहीं कर पाएगा और उसे अगर कुछ करना भी होगा तो वो जेल से बाहर आने के बाद भी करेगा। इससे अच्छा तो वो जेल में ही रहे। जेल में रहेगा तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। रोशनी ने कहा, पर ऋषि। इससे पहले कि रोशनी कुछ कह पाती, ऋषि ने रोशनी को बीच में रोकते हुए कहा, रोशनी, तुम इन सब के बारे में अब कुछ मत सोचो। तुम आराम करो, मैं सब देख लूंगा। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। ऐसा कहकर ऋषि वहां से चला गया और रोशनी बेड पर बैठ गई। रोशनी अपने आप से ही बोली, हे गंगा मैया, ऋषि की रक्षा करना। वो भाटिया ऋषि को कुछ नुकसान न पहुंचा सके। प्लीज गंगा मैया, उसका ध्यान रखना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।